नमस्कार। गुस्ताखी माफ, हरियाणा के पाठकों को नमस्कार। मैं गुड़गांव से, जहाँ मैं आजकल रहता हूँ, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि रोहतक में आया हुआ हूँ। और हम बैठे हैं हमारे बड़े सम्मानित सहयोगी, आदरणीय सहयोगी डॉक्टर रणवीर सिंह फोगाट। ये साइंस कम्युनिकेटर हैं, हिस्टोरियन हैं और बड़े इनके लेख प्रख्यात मैगजीन में पत्रकार में आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ मैं आपसे ना, देखो इन दिनों बड़ा चुनाव की घोषणा हो गई है, लोकसभा की, सारे अखबार बड़े पड़े हैं चुनावों से। उससे इससे हटके कुछ रोचक बातें हरियाणा के बारे में, हरियाणा कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पाठक जानना चाहेंगे। वो जाते हैं सारे दिन पढ़ने, उसकी खबर कौन सा वो कैंडिडेट हो गया, वो हो गया, वो हो गया, SR के ग्रुप हो गया, हुड्डा ग्रुप हो गया, वो पढ़ के कुछ रोचक चीज़ें हरियाणा के बारे में, रोहतक के बारे में, पूरे हरियाणा के बारे में हमारे पाठक सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, हाँ जी। और एक होते हैं राजनीति करने वाले, और एक होते हैं जो उन राजनीति करने वालों के साथ घूमते हैं। राजनीतिज्ञ वो होता है जो कि एक बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से स्टेट्समैन के स्टाइल से जो राजनीति में काम करता है। हाँ जी। राजनीति करने वाले थोड़े अलग किस्म के होते हैं, छोटे लेवल के, और उनके साथ जो राजनीति की समझ अपनी बढ़ा रहे होते हैं, जो स्टूडेंट टाइप मान लो आप, या शागिर्द मान लो, वो साथ में उनके बहुत लगे होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो आम आदमी राजनीति करने वालों के बारे में सोचता है वो उतना सही नहीं होता। अच्छा, राजनीतिक क्योंकि लोगों के बीच में घूमते हैं, तो ये जो पब्लिक की जो पल्स है, यानी उसके दिमाग में क्या गुजर रहा है और वो क्या सोच रहा होगा, इसकी उन्हें बहुत अच्छी समझ होती है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई राजनीति करने वाला, अब स्टेट में तो राजनीतिज्ञ तो नहीं है कोई भी, राजनीति करने वाले हैं। राजनीतिज्ञ तो देश में मुश्किल से 5-4 ही होते हैं। देश में बड़ा कम। ये लोग जो है सैकड़ों में, हजारों में। ये चाहे युवा हैं, अधेड़ हैं या बुजुर्ग हैं, इनकी समझ बड़ी तगड़ी होती है और ये हर आदमी की नेचर को, माहौल को सूंघ के चलते हैं। अब जब इतनी इनके अंदर लियाकत है तो फिर इनमें से बहुत सारे फेल क्यों हो जाते हैं, या पब्लिक के बीच में हमेशा के लिए पॉपुलर क्यों नहीं रहते, हार भी जाते हैं। कई ऐसे हैं कि जो लगातार तिकड़मबाजी से लगाओ या अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से लगाओ, कई बार भी जीतते हैं, 3-3 बार MP बन जाते हैं, 3-3 बार 4-4 बार MLA भी रहते हैं, मंत्री भी बनते हैं। तो इनमें से जो लोग पॉलिटिकल गवर्नेंस का काम कर चुके हैं, उन लोगों को तजुर्बा गवर्नमेंट का भी हो जाता है और पब्लिक एंड पॉलिटिक्स क्या है इसका भी उन्हें तजुर्बा होता है। आप इस चीज को पकड़िए कि पब्लिक एंड पॉलिटिक्स क्या चीज है। गवर्नेंस वर्ड यूज किया आपने, गवर्नेंस वर्ड का प्रयोग किया आपने, गवर्नेंस का प्रयोग किया आपने शब्द का। गवर्नेंस का मतलब ये होता है, आपने समझाया हमें। हरियाणा में आपने देखे हैं मुख्यमंत्री बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, हुकम सिंह, मनोहर लाल हुड्डा और अब नायब सिंह बने हैं। तो किसी में गवर्नेंस का कोई कंसेप्ट था किसी मुख्यमंत्री में? देखिए, इसमें जब तक आप स्टेट की पॉलिटिकल मैपिंग नहीं करेंगे ना, और कम्युनिटी के हिसाब से फीलिंग यहाँ चलती है, इस हिसाब से नहीं चलती कि मैं हरियाणा स्टेट का एक नागरिक हूँ और मेरा एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, अगर कोई लोहार है तो उसका भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है यहाँ पे। बिल्कुल है। मैं ये नहीं कहता, मुझे खेत में काम किए हुए 40 बरस से ऊपर हो गए, लेकिन मेरी फैमिली ट्रेडिशनल रूप से एग्रीकल्चर फैमिली है। लेकिन अगर कोई बनिया मंडी में व्यापार कर रहा है तो उसका तो रोज ही किसानों से वास्ता पड़ता है। तो बैकग्राउंड, स्टेट की बैकग्राउंड जो एक एम्बियंस है, वो हमारी एग्रीकल्चर की है, पूरे भारत की, और हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है अभी तक, ठीक है। तो राजनीतिज्ञ जो यहाँ काम करते हैं बड़े लेवल के ऊपर, उनकी बात न करके हम स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे। अभी जैसे चुनाव का माहौल है, हम हरियाणा और काफी गर्म हो गया है। तो गवर्नेंस का आपने पूछा है, गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप राजनीति के जरिए, उस प्रक्रिया के जरिए जब आप चुनकर आप सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो
वहां से आप जो एग्जीक्यूशन करते हैं चीजों का, वो गवर्नेंस में आता है। और चूंकि आधार पॉलिटिक्स है, इसलिए हम कहते हैं एक सरकार जो है वो एक पॉलिटिकल गवर्नेंस का काम करती है। डॉक्टर साहब, हालांकि असेंबली चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव है, और मैं देखता हूँ कि पॉपुलिस्ट मेजर आते हैं, पेंशन इतनी कर देंगे, स्वर्ग बना देंगे हरियाणा को, हरियाणा का नक्शा बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हरियाणा के पॉलिटिशियन में विजन क्यों नहीं है बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए? हेल्थ के बारे में कोई विजन हो, एजुकेशन के बारे में विजन हो, ऐसा लगता है आपको कोई? जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, हाँ जी, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट है, आप उनमें कुछ लोग तो अनुभवी हैं, जो हाँ जी, पहले भी रह चुके हैं, हाँ चाहे स्टेट में चाहे जी, उसमें। अब इनको किस मुद्दे को किस तरीके से बताना है लोगों को, ये नहीं बताते ये उस तरीके से। अच्छा अच्छा, लेकिन जो स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट को क्वालिफाई नहीं करते ये कि भाई ये अगर आप करेंगे तो इसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए आपके सामने क्या मुश्किलें आएंगी। साधन कहाँ से लेगा, साधन का फाइनेंस और फिर ये घोषणा करना कि 70 साल के हर आदमी को आयुष्मान मिल जाएगा मिल जाएगा। या हम पेंशन बढ़ा देंगे। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है वो स्टेटिस्टिक्स के ऊपर काम करती है। जो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन जब लेती है तो उसकी एक स्थिति क्या है, यानी उसमें फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसकी सोशल माहौल क्या है। अगर हम ये लॉ इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई दंगा तो नहीं हो जाएगा, अनरेस्ट तो नहीं हो जाएगा पब्लिक में, किसानों में जैसे अनरेस्ट हो गया कोई भी डिसीजन लेते ही, जिनको कहते हैं ना कि वो सिख जैसे बोलते हैं, और 3 काले कानून बना देते, काले कानून इन्होंने हटावांगे। ठीक है, तो वो काले कानून क्या हैं, मतलब व्हाट आर दोज 3 लॉज, यानी एक्ट जो पास करे उनको विड्रा का अभी उनको स्थगित कर दिया। ठीक है, तो किसान जो वर्ग है वो ये सोचता है कि ये हमारे हितों के विरुद्ध है। और सवाल ये है कि अगर एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का जो काम करता है और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे जो ओपिनियन होते हैं, सेना में भी है, मीडिया जो है वो अपने तरीके से आकलन करता है स्थिति का, और मीडिया के अंदर इकोनॉमिस्ट भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इकोनॉमिक जर्नलिस्ट नहीं है, वो सब चीजें देखते हैं, वो स्टेटिस्टिक्स को भी कंपेयर करते हैं। अब उसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन का जो रिजल्ट होता है, हम कहते हैं ना कि एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज, these type of hardship could be caused to the affected persons या to a large section of the society। तो ये जब बातें उठती हैं तो they necessitate review of their plan of execution even of the fundamental laws, कि भाई ये क्या नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में तो नहीं है, क्योंकि that has become the law of the state, तो स्टेट उसको लागू करेगी। अगर कोई उसमें बाधा पहुंचाएगा तो फोर्स इस्तेमाल करती है। दैट्स व्हाट हैपेंड। और जब आप इस तरीके से करोगे, देखिए ये जरूरी नहीं है कि पॉपुलर ओपिनियन वो हमेशा सही होती है, ऐसे नहीं होता। लॉ अगर नेचुरल लॉ को मानता है और वो उसके अनुसार है, किसी का अहित नहीं होना है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना है, और तब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करने के दौरान विरोध अगर आप के सामने आता है तो फिर उसको स्थगित करना ही पड़ता है। लेकिन हमेशा पॉपुलर ओपिनियन सही है, ये बात मैं नहीं मानता। ठीक है, अब उसमें पॉलिटिकल मजबूरी होती है एक, कि दिस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, और मजबूरी है पॉलिटिकल। पवन जी जो बात कह रहे हैं कि भी इलेक्शन के दौरान हर आदमी को ये पता चल जाता है, कैंडिडेट को, कि उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है। अब उसको मेजर कैसे करेगा? वो हाथ तो खड़े नहीं करवाएगा, या हाथ भी खड़े कर देंगे तो आपको भरोसा कैसे होगा कि ये हाथ सच में खड़े कर रहे हैं या वैसे है? तो ये आकलन चलते रहते हैं, और इनमें जो भी स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है या जिस तरीके से भी ओपिनियन की जो मेजर करते हैं, वो बहुत पक्के लॉ नहीं होते हैं, जिसको सीफोलॉजी बोलते हैं ना। सीफोलॉजी में स्टेटिस्टिक्स का लिमिटेड इस्तेमाल है। तो जो लोग इलेक्शन में
स्टेटमेंट देते हैं वो एक तरीके से अनैतिक है। इसलिए अनैतिक है कि मैंने घोषणा कर दी कि मैं ये काम करवाऊंगा, उसमें उसको मालूम नहीं है कि स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अब पैसा कहाँ से आएगा? अब वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है ना पैसा। आपने एक जन घोषणा कर दी कि ये होगा, उसमें खर्चा निकला है 10 करोड़ का। जब आप लौट के जाते हैं, मान लो कि आपकी पार्टी की सरकार बन गई, ठीक है, तो जितनी घोषणाएं जिसने करी हैं उनसे पूछा जाएगा भाई आपने नोट किया है, तो कहते हैं जी अखबारों के अंदर सब आया हुआ है। तो खैर आप किसी भी स्रोत से अगर उन घोषणाओं की लिस्टिंग करेंगे और फिर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो ये देखेंगे कि इनमें से इम्प्लीमेंटेबल कौन सी हैं और कौन सी जो है वो राज्य के हित में है, लोगों के हित में है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के हित में है। नहीं तो लोग पकड़ लेंगे आपने घोषणा की थी। तो सबसे पहले घोषणा करने वाले को यह सोचना चाहिए कि अगर उसके पास प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स नहीं है, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक महकमे को कह दिया, उनको पता ही नहीं इम्प्लीमेंट कैसे करना है और वो गलत इम्प्लीमेंटेशन कर करेंगे। जैसे पॉन्ड अथॉरिटी है, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपको सब जोड़ जो है वो ठीक करने हैं, तो उन्होंने कहा भाई सब नहीं कर सकते। मान लो हरियाणा के एक गांव में 4 हैं जोड़, तो कम से कम भी 30,000 जोड़ हो जाएंगे हरियाणा में पॉन्ड्स। तो उनमें से कहा भाई ये तो अरबों खरबों रुपए का काम है, तो आप सिलेक्ट कर लो, इनमें से शॉर्ट लिस्टिंग कर लो। तो जिस तरीके से इन्होंने उसको पॉन्ड अथॉरिटी ने पॉन्ड्स के रेजुविनेशन का जो काम है, यानी उनके पुनरुद्धार का जो काम है वो किया, तो वो सारा गलत हो गया। क्योंकि तालाब में पानी आने का एक तरीका होता है, जगह होती है, उसमें बनी होती है, ढलान होता है। वो जितनी भी एक टोपोग्राफी है उसको इन्होंने मशीनें लगा लगा के बड़ी वो सारा बदल दिया। जोड़ों के ऊपर, पॉन्ड्स के ऊपर जो कुएं थे, बड़े कलात्मक कुएं थे, बुजुर्गों ने बनवाए थे, उनकी देखभाल नहीं करी, यानी वो वहां खंडर हो रहे हैं। पहले उनके ऊपर कोई पानी भरने आ जाता था, अब उनकी एक्सेस ऐसे कर दी, वही बंद हो गई है उनकी। पेड़ लगाए नहीं, और आपने मशीनें लगा के, जोड़ों का एक ढलान होता है, उनकी एक नेचुरल इकोलॉजी होती है, उनकी एक शेप होती है। आपने पीडब्ल्यूडी स्टाइल में वो एक वाटर वर्क्स का टैंक बना दिया, यानी वो पॉन्ड नहीं रहा जिसका इस्तेमाल मनुष्य, यानी छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग और महिला तक और पशु भी हर किस्म का उसको कर पाए, वो आपने रंग ढंग छोड़ा नहीं, टैंक बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल डिसीजन बेशक ये एक आइडियल के हिसाब से ठीक रहा हो कि भी पॉन्ड्स की देखभाल करनी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तो 100% गड़बड़ की है इन्होंने, यानी वो पॉन्ड्स अनसर्विसिएबल कर दिया। पैसा भी लगा, पैसा वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ सरकार। तो इसलिए क्या है कि अगर उन पॉन्ड्स को गांव के बुजुर्गों की एक कमेटी बना के कि भाई आपके गांव में एक पॉन्ड सिलेक्ट किया है, आप बताओ कि इसको कैसे चाहते हो आप ठीक करना, इंटरवेंशन और एग्जीक्यूशन हम करेंगे, आप बताइए कैसे करना। पहले कम्युनिटी इनको ठीक करती थी, सरकार कभी ठीक नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब पैसा दिया गया पंचायतों को तो उन्होंने भी मशीनें लगा दी। ये काम ह्यूमन लेबर और पशुओं का होता है जो धीमी गति से इनकी देखभाल करते हैं। मैंने पॉन्ड्स के ऊपर अपनी किताब में लिखा हुआ है पूरा चैप्टर 1, और मैंने बहुत सारे और भी चीजें लिखी हैं पॉन्ड्स के बारे में, तालाबों के बारे में, पानी का अपना पुराना काम है उसके बारे में। तो अब ये जिस तरीके से नई पॉलिटिकल गवर्नेंस पुरानी चीजों के ऊपर काम करना चाहती है, तो मैं ये समझता हूं कि उसमें वो 90% नष्ट कर रही है उन चीजों को, उनको समझ नहीं है किसी काम ऐसा भी लगा रही है उनको। जब आप एक घोषणा करते हैं तो घोषणा करने से आगा पीछा, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि एक ट्रेडिशनल सोशल एजुकेशन, चाहे ये बेशक कहें कि हम गांव के हैं, लेकिन इनको ट्रेडिशनल सोशल एजुकेशन तो है ही नहीं। किसी भी मामले में कह देंगे हम मशीनीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना कर देंगे, ये नहीं है। आपको हर चीज को, हर घोषणा को आपको पहले उसकी एक जो स्ट्रक्चर है कि ये काम कैसे करेगा, बूढ़ों से, बड़े लोगों से, अनुभवी लोगों से आपको पूछताछ करनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से डिसीजन गलत हो जाते हैं सारे के सारे और पैसा बर्बाद हो जाता है। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बेरोजगारी की बड़ी समस्या है बेरोजगारी की।
इतनी समस्या है कि लोग वहाँ इजराइल तक जहाँ पे वार हो रहा है, ये भी खतरा है ज़िंदगी का, वहाँ भी जाने को तैयार है। तो किसी पॉलिटिशियन का कोई विजन, कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा ब्लूप्रिंट कि भाई ये समस्या हल कर सके? देखिए, इसमें बड़ी गहन बेरोजगारी समस्या है। का बेरोजगारी का कारण जो है वो एक नहीं है, और पॉलिटिशियन के पास उसका समाधान भी नहीं है। नहीं है। अच्छा। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, और जो ट्रेंड है पिछले 20-25 साल से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर है। पहले कॉटेज इंडस्ट्री होती थी, जैसे आपका कोल्हू चल रहा है, आप गुड़ शक्कर बना रहे हो, ठीक है, और आपका खलिहान है, उसमें आप अपने पशुओं का इस्तेमाल करके सब बना रहे हो, आप हल चला रहे हो। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ाने से कुछ फायदे तो हुए हैं और उसके नुकसान भी हैं, लेकिन देखना यह है कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या फायदा हुआ है। आप बहुत सारे लोगों को भूखे तो नहीं रख सकते ना, अनाज का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी डालना जरूरी है। तो अब देखना यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का लेवल अगर सैचुरेट हो गया है तो उस वर्क फोर्स को आपको दूसरी जगह कहीं ले जाना होगा। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, या तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओ, हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में जाओ, या प्रोफेशनल उसमें जाओ कोर्सेज में। तो गवर्नमेंट ने उनके प्रबंध किए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की कंप्लेंट ये रहती है कि हम जिन लोगों को रिक्रूट करते हैं उन लोगों की क्वालिफिकेशन ठीक होते हुए भी, यानी डिग्री उनके पास होते हुए भी, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अब प्रोफेशनलिज्म की शिकायत उनकी उचित है, लेकिन इसमें मैं ये कहता हूं कि अगर मैं एक डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सिस्टम ये होता है कि जब आप एक बंदे को इंडक्ट करते हो एक काम में, बेसिक क्वालिफिकेशन उसके पास है, तो आपको उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के अनुसार ढालना होता है। ढालने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि आपने किसी मोल्ड में डाल दिया और वो बन के निकला है वहां से एक दिन में या 2 घंटे में ना, उसको आपको ट्रेनिंग देनी होती है। उसको हर सेक्शन, जैसे आईएएस के लोग होते हैं, इनको दफ्तर में ट्रेनिंग के दौरान भेजा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मॉडल दूं कि इनको दफ्तरी के काम से लेके और अपना लेवल जो इनका होता है, जहां की ये एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिपार्टमेंट में लगाए जाते हैं, उसके बीच में 6-7 लेवल होते हैं, जहां फाइल डील होती है, जहां आपका आर्काइव है वहां काम होता है, जो दफ्तरी काम करता है रिकॉर्ड की मेंटेनेंस का। ठीक है, और उनकी मेंटेनेंस में फाइल की सिलाई भी आती है। आईएएस के अफसरों को फाइल सीलना आना चाहिए, ये नहीं है कि एक फाइल है उसका कवर हटाया, ठीक है, उसको ठीक से उसके ऊपर लगाया है और उसकी सिलाई कर दी ठोक के। वो फाइल की सिलाई नहीं होती है। फाइल की सिलाई कैसे होती है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया, हमें भी ट्रेनिंग उसकी थी। अच्छा। एक दफ्तरी की कि फाइल सिलनी कैसे है, आपको फाइल को किस क्रम में लगाना है, फाइल की नंबरिंग क्या होती है। यहां यह होता है, किसी भी आप मंत्री से पूछ लो कि भाई आपके डिपार्टमेंट में जो फाइल आई है उस फाइल नंबर का आपको क्या पता, कहता मुझे क्या पता, तो आपने नोट पढ़ा है, कहते हैं हाँ देखा था। अब रूल ये है कि हिंदी में सारा काम हरियाणा स्टेट में होगा, ठीक है, वहां अंग्रेजी में भी नोट आते हैं, आईएएस अफसर लिखते हैं। तो मंत्रियों का जो भी लेवल है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो नोट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फाइल में पीछे भी देखेंगे कि भाई केस की हिस्ट्री क्या है, तब वो डिसीजन लेंगे, अपना कुछ लिखे नीचे या दस्तखत कर देंगे। लेकिन 99% क्या होता है स्टेट्स में, इन लोगों के पास टाइम नहीं होता, ये अपने हल्के में दौड़ते रहते हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। ये कहते हैं अपने सेक्रेटरी को कि देख भाई अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो तेरी गर्दन मैं नाप लूंगा। मतलब तू नोट अगर तूने गलत पुटअप करा या मेरे से गलत डिसीजन कोई है और मेरे साइन ले लिए उसके ऊपर, तो ये लोग क्या करते हैं कि सेक्रेटरी के और अपने बीच में एक पॉलिटिकल एडवाइजर रख लेते हैं कि भाई तेरी जिम्मेवारी है कि इस फाइल को पढ़ और मुझे एडवाइस दे कि जो सेक्रेटरी ने या सेक्रेटरीट से जो नोट आया उसके ऊपर मैंने साइन करने हैं या नहीं करने हैं। और अगर मान लो कुछ गड़बड़ है
यानी वो उसकी ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकली ये सही है हमारे लिए या नहीं होगा, किसको फायदा हो रहा है, इसको देना है, इसको नहीं देना है, या ये मानना है या नहीं सही मानना है। बताओ डॉक्टर साहब। तो वो पॉलिटिकल एडवाइजर उसको बताएगा कि हाँ ठीक है, तब वो क्या करेगा, एक घुगी मार देगा, कभी भी फुल साइन नहीं करेगा राइट हैंड के ऊपर। डॉक्टर साहब मैं बीच में टोक रहा हूँ, एक प्रथा है हरियाणा में, सीएम के भी आप उसको ओएसडी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिखता है, सीएम एस सीन, सीएम को भी देखता है नहीं, मतलब कि इसके बारे में वो टोटली इनवैलिड और इनलीगल है, इलीगल प्रैक्टिस है, वो इनवैलिड प्रैक्टिस है। आप ये कभी भी लिख के, यानी मान लो किसी प्रोजेक्ट पे 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और लिख दिया सीएम हैज सीन, नहीं, उसमें बेशक फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर उनकी सहमति है, प्रोजेक्ट का जो हेड है या जिन्होंने भी देखा है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो गई तो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, वो फाइनेंस अरेंज करेगा, तो फाइनेंशियल सैंक्शन वहां से इशू होगी, तब आपके प्रोजेक्ट के लिए पैसा रिलीज होगा। अब यहाँ क्या है, इनके दिमाग में एक और खराबी है कि ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। डेवलपमेंट क्या है उसको ये लोग डिफाइन नहीं कर पाते। डेवलपमेंट का मतलब ये न्यू कंस्ट्रक्शन से मानते हैं, या चेंज ऑकरिंग ड्यू टू सम इंटरवेंशन बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिसमेंटलिंग एन ऑब्जेक्ट, उसकी जगह नया खड़ा कर दिया, वो डेवलप, सड़क बन गई है, शमशान तक आपने सड़क बना दी है, गाड़ा में टूटी लगा दी, नई पाइप बिछा दी, ये दिस इज नॉट डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि आजादी से पहले हमारे जिन गांवों में सड़क बिजली नहीं थी वो सारे अंडर डेवलप्ड थे। तो डेवलपमेंट का पैमाना क्या है, अगर ये तो बेटर एक्सेस है, मान लो हेल्थ सर्विसेज अगर गांव में नहीं है, पहले होती ही नहीं थी है, कोई हकीम वकीम इधर उधर कोई होता था, तो फॉर गिविंग बेटर एक्सेस, बेटर फैसिलिटीज इन दिस प्रोसेस, हम लोगों ने पीछे की जो चीजें थी, एक पूरी इकोलॉजी को हमने चेंज कर दिया, सोशल इकोलॉजी को, इकोनॉमी को भी हमने चेंज कर दिया। यानी अब आप ये मत सोचिए कि सन 1900 में या 1930 या 1940 में या 1860 में जो चीजें थी, ठीक है, अब हम लगते हैं जब पीछे लौट के देखते हैं और हम जो है यादों में खो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि यार हमारे टाइम में तो ये ऐसा नहीं था, ये तो अब सब गड़बड़ है करके। तो जो पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विकृत अवस्था में है इस वक्त। और इसमें क्या है कि जो कंसल्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल कंसल्टेंसी का, वो गायब है। अब लोग क्या करते हैं कि इनको खुदा राजा मानते हैं इनको, और इनके पैर पकड़ लेते हैं। नहीं, किसी के भी, मतलब जो पॉलिटिक्स में सत्ता में आते हैं, अब सत्ता क्या है, पावर, जब पावर में आप आते हैं तो पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है उसमें एग्जीक्यूटिव का जो विंग है वो इन सत्ताधारियों को सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं करेगा तो उनको सजा हो जाएगी, उनको नौकरी से निकाल देंगे, उनको मेमो मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी, चाहे वो डीजीपी है या सिपाही है। उनको सत्ता में, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस में जो लोग हैं, उनकी हाजिरी में उनको रहना पड़ेगा, लेकिन ये उनको सोचना है कि कितना जायज है और कितना नाजायज है। मेरे हिसाब से जो अब हो रहा है, राज में क्या हो रहा है, वो मैं देख रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक जनरल एपैथी है, यानी असंवेदनशीलता है जो आमतौर से बीमारी की तरह फैल गई है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आपको काम करवाने में पसीने छूट जाएंगे, और अगर आपने कोई उनके विरोध में स्टैंड ले लिया या उनको एडवाइस दे दी तो वो चिंगर जाएंगे, तो आपका काम होए ना कदे भी। फिर कह रहे हैं कि लोग जो है कि उनको रिश्वत देनी पड़ती है। देखो, रिश्वत के प्रति मैं नहीं समझता कि सब एम्प्लॉय एक जैसे होते, ठीक है, और बहुत सारे नहीं लेते हैं, ठीक है, उनको आज के दिन पर्याप्त तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर कोई दफ्तर में एक दो ऐसा है और वो निगाह में आ जाता है तो मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई भी होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके ऊपर होता है। डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर साहब टोक रहे हैं आपको, आप ना कल्चर के बारे में लिखते हैं, हरियाणा के बारे में पूरी नॉलेज आपकी, तो बड़े सांगी हुए हैं यहाँ पे, वीणा वादक हुए हैं, बड़ी एक रिच कल्चरल हिस्ट्री है हरियाणा की। तो मैंने सुना है मतलब कि वो थे धनपत, क्या नीलो चमन फिल्म भी बनी थी,
ऐसा कुछ रोचक गुजारने वाले किस्से थोड़ा देखिए, हरियाणा के कल्चर के बारे में अगर आप करें संक्षिप्त में आप तो इनकी आपके पास तो कुबेर का खजाना है, मतलब फिर कभी मिलते रहेंगे आपसे। आप 1-2 मिनट में संक्षिप्त है ना रोचक हरियाणा कोई बाकी मुल्क से अलग नहीं है। क्षेत्रीय फ्लेवर जो है ना वो बेशक अलग होते हैं भाषा की वजह से, इकोलॉजी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से है। इसमें जो लैंग्वेज है हाँ जी, हाँ। और आप देश के किस हिस्से में रहते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुस्लिम आक्रांता जो लोग भी रहे यहाँ पे, ठीक है, या उससे पहले हमारे अपने में भी युद्ध हो जाते थे, लेकिन मुल्क की अस्मिता के ऊपर कभी उन लोगों का वो नहीं रहा कि भाई देश को खंड खंड करना है। कल्चरली अगर हम देखें तो आप हिंदू कुश से लेके और जो चटगांव की पहाड़ियां हैं या बर्मा का आपका जो बॉर्डर लगता है, और नीचे आप कन्याकुमारी से रामेश्वरम से लेके ऊपर तक गिलगित हुंजा तक जो हमारा इलाका था कभी, वहां तक भारत का कल्चरल जो है ना वो बड़ा विविध है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो समान है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई जो बाण भट्ट ने जो वहां काम किया, जो उन्होंने लिखा वो हमारा नहीं है, या मान लीजिए दक्षिण में किसी अलवार ने कुछ लिखा, वहां उनके ऋषि मुनियों को अलवार बोलते हैं वो, ठीक है, या बंगाल में किसी ने लिखा महर्षि ने, वो हमारा नहीं है। तो जो ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है हमारे देश का, वो एक ही जो ग्लोब है ना, एक पूरा का पूरा एक उसकी एक कर्म भूमि है कल्चर की, वो एक है। डॉक्टर साहब, एक हरियाणा में शोध हरियाणा के अंदर जो बहुत किस्म का आप ले लो, खान पान का ले लो, परिधान पोशाक पहनने का ले लो, ठीक है, लैंग्वेज का है, संगीत का है और गायन का है, नृत्य का तो यहाँ बहुत नहीं है, साहित्य का है इसमें बहुत करके। तो ये जिस तरीके से अब प्रस्तुतिकरण होता है ना, उसमें ये हमको कभी मालूम नहीं हुआ कि भाई ये वास्तव में कितना पुराना है और हरियाणा का है या नहीं भी है, ओरिजिनल भी है क्या नहीं। लैंग्वेज तो हमें लगती है कि ये हरियाणा की है। तो जो कल्चरल सेंटर है हरियाणा का, वो हम हमेशा से मानते रहे हैं कि भाई ये रोहतक का जींद का जो क्षेत्र है, ये इसमें ज्यादा इसका असर रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप जैसे पहले पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, अब कल्चर की बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, जब आप इसकी एनालिसिस पे आते हैं कि कल्चरली एनालाइज करते हैं कि भाई इसका ओरिजिन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा और इसकी क्वालिटी क्या रही है, जो भी है, मतलब अगर वो मूर्त या मूर्त रूप में है, टेंजिबल या इनटेंजिबल फॉर्म में है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स के साथ, इंडिकेटर्स के साथ आप उसको एनालाइज करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। हरियाणा का जो कल्चर है उसकी मूल में वेद है, वैदिक कल्चर है, ठीक है। यहाँ पौराणिक आख्यानों का इतना प्रभाव नहीं है, अच्छा। लेकिन वेदांग का यहाँ है, वेद, वेदांग और उपनिषद, इनका प्रभाव यहाँ ज्यादा है, क्योंकि वेदों की भूमि या इनकी जो रचना का जो काम हुआ, वो ये नहीं है कि यहाँ ही हुआ होगा या हुआ है, ऐसे नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये वेद भूमि ही है, वेद भूमि है। और बाकी का जो कल्चरल एक्सचेंज है वो तो फिर हमारे ऋषि मुनि जो है वो देवर ग्रेट ट्रेवलर्स, वो पता नहीं 600 कोस चले जाते थे, 1000 कोस चले जाते थे। जैसे पाणिनि है, अब पाणिनि जो है वो 2600-2700 साल पहले हो गया, लेकिन उसने कामरूप से और आपके हिंदू कुश के बीच का इलाका सारा पैदल घूमा उसने। जब उसने शब्द इकट्ठे किए, जब अष्टाध्यायी की रचना की उन्होंने, तो वो क्या है, उसका कल्चरल कंटेंट जो है अष्टाध्यायी का, उसको वासुदेव शरण अग्रवाल ने किताब में लिख दिया है, ठीक है, कि इंडिया एज नॉन टू पाणिनि। आप उसको पढ़िए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। हम बात को समापन कर रहे हैं, दिलो चमन का कोई किस्सा बताओ। मैंने हरियाणवी फिल्में 2-3 देखी हैं,
और वो अच्छी ही फिल्में थी। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हरियाणवी फिल्मकारों को एक दो को छोड़ के सबसे बड़ी कमी इनके अंदर ये है कि इनको थीम नहीं चुननी आती, अच्छा अच्छा। और प्रोडक्शन के लिहाज से दो चार फिल्मों को छोड़ के बाकी सब जो है ना मीडियम और लेस देन मीडियम एवरेज लेवल की रही है। और इन सब के ऊपर ज्यादातर बम्बैया प्रभाव है। अच्छा, मुंबई रहा। मुझे सबसे अच्छी पिक्चर जो है वो साझी लगी थी, साझी। जो ये आश्रम की सुमित्रा हुड्डा है हाँ जी, हाँ। और एक दो बड़े थे नाटककार, जिसमें ये यहाँ का रघुविंदर मलिक भी है। ये फिल्म मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें एक स्टोरी थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तो हजारों लाखों स्टोरियां मिल स्टोरी जाएंगी, है। तो इनको स्टोरी नहीं चुननी आती, इनको थीम बॉम्बे से प्रोड्यूसर्स लेते हैं, को। थीम बॉम्बे से लेते हैं। नहीं नहीं, थीम बॉम्बे की नहीं होती है, यहाँ की भी होती है, लेकिन वो हमारे हरियाणवी समाज के बुरे पक्ष को ही क्यों दिखाती है? अच्छा, ये पॉजिटिव हमारे और भी बहुत सारे अच्छे पक्ष हैं, उनको दिखाएं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इनको जो स्टोरी का एक स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरीके से ये चेंज करते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट बनाते हैं, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन ये थीम एक आध को छोड़ के बुरी ही थीम लेते हैं, नेगेटिव है ना? नेगेटिव। हाँ, मतलब उसमें साझी में भी कुछ मुझे कुछ अटपटा लग रहा था। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ हरियाणवी जो लैंग्वेज है उसमें फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत पैसा लगता है। उसके लिए स्टेट जो फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्होंने बनाया था और कुछ और बनाया था, उसको इन्होंने जो है मोबिलाइज ही नहीं किया कभी उसके रिसोर्सेज को। अभी जबकि बहुत सारे इनके दावे हैं और कुछ हैं सब करके। और अभी जो ये अपने शर्मा जी ने, यशपाल शर्मा भाई ने जो अपनी बनाई है, जो फिल्म बनाई है ना, मैंने देखी तो नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरी बात हुई थी यशपाल जी से 2 बार, फोन पे ही बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी मेहनत की है। अच्छा। और जो फर्स्ट पार्ट उन्होंने पेश किया है वो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल सही होना चाहिए, हालांकि मुझे देख लेनी चाहिए थी ये, ठीक है, फिर भी मैं इसको देखूंगा। तो मैंने पूछा था कि इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, तो वो कहने लगे कि इसके लिए अभी जो है कुछ रिसोर्सेज जुटा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि यशपाल जी जो है वो पढ़े लिखे और बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने इसके लिए काफी रिसर्च की। मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी थी, मैं कुछ लिखना चाहता था लक्ष्मी चंद जी के बारे में, तो मैंने कहा यशपाल जी से एक बार बात कर लेता हूँ। कि मैंने पूछा था कि उनकी कोई शॉर्ट क्लिप, उस टाइम तो ये नेगेटिव फिल्म होती थी, रील मूवी, वैसे किसी ने शूट की हो या उनके बारे में कुछ फोटोग्राफ आपके पास कलेक्शन में हो, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पूना में आपको कुछ मिला हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मैं एक फोटो तक मुझे नहीं मिला उनका। तो मैंने कहा जब इतना रिसर्च करने वाले बोल रहे हैं तो वाकई में नहीं है। अब जो इंटरनेट के ऊपर लक्ष्मीचंद की वो हैं क्या तस्वीरें हैं, वो पेंटिंग से बनाई हुई किसी ने, वो सब जो है एक कल्पना से सोच के बनाई हुई है, वो ओरिजिनल नहीं है। तो लेकिन हरियाणा के कल्चर को अगर ठीक तरीके से कुछ करना है तो यहाँ जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और जो कल्चरल लिटरेचर में दक्ष हैं जो लोग, उन लोगों को लगाना होगा इसमें। और जहां तक मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल मैंने देखा है। पिछले 10 साल से या पिछले 15 साल से जब से वो रत्नावली कर रहे हैं, कार्यक्रम होता है, जोनल यूथ फेस्टिवल करते हैं वो, ठीक है, तो और इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में भी यहाँ से टीमें जाती हैं। तो रत्नावली फेस्टिवल में मैं जूरी का मेंबर रहता हूँ। अच्छा, कुछ एक बार, हर बार तो नहीं, मतलब जो है वो बुलाते। तो वहां इसके ऊपर कुछ मस्तिष्क मंथन भी मैंने उनको सुझाव दिया है कि इसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है। अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो तो उन लोगों को सोचना है। लेकिन मुझे जो उसमें कमियां लगती हैं, उनको हो सकता है उस जो डेलिब्रेशंस होंगी इसके स्वरूप के ऊपर या इसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, वो तो करीब करीब ठीक करते हैं वो। लेकिन जो एम्बियंस है उसको कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में ही चर्चा होनी है वहाँ। पोशाक है, दूसरी और चीजें हैं, अपने तो ये करके इजाजत लेते हैं आपसे। हमें बड़ा ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई, ऑडिशन के बारे में, वायदों के बारे में, संस्कृति के बारे में। आगे आपसे मिलते रहेंगे।